अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल दिए थे होमवर्क। इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स मांगे थे और एसएएफपी के एक्सट्रैक्ट्स मांगे हुए थे और 2013, 2014, 2015। इसका तरीका ये होता है कि सवाल में जो भी इनकम एक्सपेंसेस हैं यहाँ लिस्ट डाउन कर लें। अब उसमें डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आर्स मेथड है। सबसे पहले प्लांट की कॉस्ट निकालने के लिए जो खर्चे दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से कॉस्ट में ऐड होंगे। सबसे पहले लिस्ट प्राइस है, फिर फ्रेट है, ये फ्रेट इसमें ऐड होगा, फिर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, ये भी इसमें ऐड होगी, स्टाफ ट्रेनिंग ये ऐड नहीं होगी, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग ये टेस्टिंग है, टेस्टिंग कॉस्ट ये ऐड होगी, उसके बाद मेंटेनेंस है ये ऐड नहीं होगा। तो लिस्ट प्राइस हो गई कितनी 90-200। फिर इसमें ट्रेड डिस्काउंट है कितना 5%, इसका 5% 460,000। अच्छा सेटलमेंट डिस्काउंट है, उस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन मैंने कल बताया था कि आईकैप की गाइडेंस के मुताबिक ये भी लेस करना है, लेकिन सोल्यूशन चूंकि पहले का बना हुआ था तो इसलिए बेशक इस सेटलमेंट डिस्काउंट की लाइन ही काट दें, सवाल में है ही नहीं। चलो, और फ्रेट है 260 और क्या है 63 और क्या है इंस्टॉलेशन है कितनी 245 और क्या है टेस्टिंग है 193 और मेंटेनेंस ऐड नहीं होगी। तो इनिशियल कॉस्ट बन गई 9441, ये इनिशियल कॉस्ट बन गई। 2013 की डेप्रिसिएशन आरवी है, बिल्कुल है। तो 2013 की डेप्रिसिएशन होगी 9441 में से आरवी माइनस 175 और डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ 12,000। 2013 में कितने घंटे इस्तेमाल हुआ 2000। तो 2013 की डेप्रिसिएशन आ गई 1544,000,333। ये 2013 की डेप्रिसिएशन हो गई। यहां तक कोई एतराज इख्तलाफ है तो बताएं। फिर उसके बाद 2014 में कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ कि 15 में 15 में। तो 2014 में भी ऐसे ही फार्मूला लगेगा 9441,000 माइनस 175 डिवाइडेड बाय 12,000। कितने घंटे 2014 में चला कितना 3200। तो 14 की डेप्रिसिएशन बन गई 2470,933। फिर उसके बाद इस पे अपग्रेडेशन हुई। अब जब अपग्रेडेशन हुई तो वो इसमें ऐड हो जाएगी। कितनी अपग्रेडेशन हुई 175,300। इस पे कोई इतराज कि ये कैपिटलाइज क्यों हुआ, नाम से पता चल रहा है। तो अब डेप्रिशिएट होने के लिए जो बुक वैल्यू रह गई थी प्लस ये भी साथ शामिल हो गया कितना 717
171787 अच्छा 34 है। अब इसकी डेप्रिसिएशन 2015 की जब कैलकुलेट होगी तो चूंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया तो अब डेप्रिशिएट होने के लिए जो बाकी लाइफ रह गई है वो इस्तेमाल होगी। 7178734 आरवी 350 और अब रिमेनिंग लाइफ 8000। ये बताएं मैं 8 1400 11950228। जिन्होंने भी ट्राई किया है डेप्शन सही कैलकुलेट कर ली वाकई? जिन्होंने भी किया है डेप्शन सही कैलकुलेट की? अच्छा मुझे आ गया कैलकुलेट करना, ठीक है सही है। फाइव 8 3 7 0 6। अच्छा अब ये वर्किंग ऐसी क्यों की? देखें आपको ना इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स के लिए डेप्रिसिएशन चाहिए, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। अगर ऐसे वर्किंग नहीं करनी तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट तो चाहिए ही ना, तो पहले कॉस्ट निकालनी पड़ी। आर्स मेथड है कॉस्ट में से आरवी माइनस और आर्स मेथड वाला फार्मूला लगाया। तो अगर इस तरह नहीं करनी, किसी और तरह करनी है, जैसे मर्जी कर लें, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी। तो इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स के अंदर डेप्रिसिएशन आ जाएगी 2013 में 1544333 2470933 और 11950228। ये जितने लोग बैठे हुए हैं डेप्रिसिएशन में कोई कंफ्यूजन एतराज? ठीक है सही है, तो खुशी हुई मुझे यार। और इस सवाल में क्या एक्सपेंस और इनकम है? मेंटेनेंस, ट्रेनिंग। तो जो स्टाफ की ट्रेनिंग है वो प्लांट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी तो वो एक्सपेंस बनेगा। और किस कॉलम में लिखूं? 13 में, क्योंकि वो तो पहले साल में ट्रेनिंग हुई है। कितनी? 351,000। मेंटेनेंस। अच्छा 3 साल की मेंटेनेंस किसी बिजनेस, किसी फर्म से, किसी इंजीनियरिंग फर्म से, उनसे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया 3 साल की मेंटेनेंस का, कितने रुपए में? अच्छा अब मैचिंग कॉन्सेप्ट है, 3 साल की मेंटेनेंस के ये पैसे हैं तो ये 1 साल में एक्सपेंस बन जाए, इसको 3 साल पे फैलाना होगा। तो मेंटेनेंस एक्सपेंस हर साल में आ जाएगा 176,000। तो ये इस सवाल में एक्सपेंसेस थे। पीछे सॉल्यूशन के अंदर सेटलमेंट डिस्काउंट को डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम बनाया हुआ है, वो भी ठीक है, लेकिन अब पिछले साल में जो गाइडेंस आई है उसके मुताबिक ये एसेट की कॉस्ट में से लेस होना चाहिए था। यानी इसका असल सवाल का सॉल्यूशन ये होना चाहिए था कि ये माइनस, अच्छा सेटलमेंट डिस्काउंट 5% है ना, 3%, किसका 3% होगा? अच्छा वो डिस्काउंट क्यों मिल रहा है? जल्दी पैसे दे रहे हैं। कितने पैसे जल्दी दे रहे हैं? जितने देने थे उतने जल्दी दे रहे हैं, यानी इनका नेट करके जो आंसर आना था उस पे 3%। तो इसका सही आंसर ये होना चाहिए कि वो सेटलमेंट डिस्काउंट यहां से माइनस, कॉस्ट अकॉर्डिंगली कम आएगी, डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगी। लेकिन चूंकि ये जब गाइडेंस नहीं आई थी तब बनाया हुआ था सोल्यूशन, आईकैप का सोल्यूशन ही पीछे छपा हुआ है, तो उनके मुताबिक
ये पहले अदर इनकम हुआ करती थी। वैसे भी अब भी कुछ के ख्याल में अदर इनकम होनी चाहिए, सही है, ये डिबेटेबल चीज़ है, लेकिन आपको मैंने कॉस्ट में से लेस करने को इसलिए कहा है क्योंकि आईकैप ने पिछले साल में गाइडेंस दी थी कि इसको तो कॉस्ट में से लेस में ही मानना है, तो इसलिए ये कॉस्ट में से लेस। अदरवाइज ये जिस दौर का सवाल है, ये आईकैप का सोल्यूशन ही है पीछे, तो उसको अदर इनकम बनाया जाता था, इसलिए वो अदर इनकम में शो किया होगा। इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स, एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स में एक तो प्लांट की बुक वैल्यू आ जाएगी, और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स में एक और ख़ास बात ये ख्याल रखना होता है कि करंट नॉन करंट की तमीज़ करनी होती है, तो नॉन करंट एसेट्स में प्लांट आ जाएगा। अच्छा, प्लांट की आएगी बुक वैल्यू, तो 2013 में इसकी बुक वैल्यू थी 9441 में से ये माइनस 789667, और अगले साल इसमें से इतना डेप्रिशिएट और हो जाएगा 789667 माइनस 2470933 542573 और तीसरे साल वो हमने वर्किंग में लिखी ली हुई है 5983706। ये नेट बुक वैल्यू प्लांट की, इसमें कोई एतराज। 3 साल की मेंटेनेंस के जो पैसे हैं, ये जिस तरह से लिखा हुआ है, ये ना एसीसी का एक सवाल था 2009 का गालिबन, ये उससे इंस्पायर होकर बना था सवाल। जो असल में इसका एसीसी का सवाल था ना, उसमें ये अजम्पशन ली हुई थी कि 3 साल की मेंटेनेंस के पैसे टोटल बनते हैं 528। वो जो एसीसी का सवाल था ना, उसमें वो 60,000 थे, और उस 60,000 के बारे में ये अज्यूम किया गया था कि ये सारे के सारे शुरू में नहीं दिए, 3 साल पे फैलाएं तो 20,000 बनते हैं, तो हर साल 20-20 हज़ार दे रहे थे। लेकिन आईकैप के जब ये सवाल उन्होंने लिया तो उसमें उन्होंने ये अज्यूम किया, लिखा नहीं हुआ, अज्यूम ये किया कि 528 सारा का सारा पहले ही दिन पे कर दिया। अल्दो कि ये लिखा नहीं हुआ, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया है इतने का, तो इसका ये मतलब भी ले सकते हैं कि हर साल सर्विस लेते जा रहे हैं, इतने इतने पैसे देते जाएंगे, और ये मतलब भी ले सकते हैं कि सारा का सारा पैसा पहले दिन पकड़ा दिया। अब अगर सारा का सारा पैसा पहले दिन पकड़ा दिया, तो आप लोगों ने एक्रूअल प्रीपेमेंट वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो जो इतने पैसे दे चुके अभी एक्सपेंस नहीं बनाया, वो प्रीपेड एक्सपेंस है, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस बन जाएगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा साल का प्रीपेड है, यानी अगले 3-4 साल का एक्सपेंस पहले ही दे चुके हुए हैं, तो वो जो अगले साल का एक्सपेंस दे चुके हैं वो इस साल करंट एसेट्स में आएगा, और जो उसके भी बाद के ईयर से रिलेट कर रहा है वो नॉन करंट में आएगा। तो 2013 में खड़े हैं, कितने साल का प्रीपेड है 2013 में खड़े होके, 2013 के एंड पे खड़े हैं 2 साल, उनमें से जो 2014 से रिलेटेड है वो करंट में, और जो 15 से रिलेटेड है वो नॉन करंट में। तो प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेमेंट, तो 2013 में खड़े होके जो 14 से रिलेटेड है वो करंट एसेट्स में आएगा, और जो 15 से रिलेटेड है वो नॉन करंट एसेट्स में आएगा। 2013 में 3 साल की मेंटेनेंस के पैसे दे दिए, ये 2013, 14, 15, यहां 528 दे दिया। अब ये इन 3 साल का है ना, तो जब 2013 के एंड पे खड़े हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो 13 का तो एक्सपेंस बन गया ना, पीछे प्रीपेड क्या रह गया। तो 2013 की एसओएफपी बनाते हुए ये करंट है, ये नॉन करंट है, और जब 2014 की एसओएफपी बना रहे होंगे तो प्रीपेड कितना रह गया, बस 1 साल, और वही अगला साल, तो 2014 की एसओएफपी में वो करंट एसेट्स में आएगा।
तो 2013 की एसओएफपी में ये भी 176, ये भी 176, और 2014 की एसओएफपी में 528 2013 के शुरू में पे कर दिया। अब ये 3 साल की मेंटेनेंस के पैसे हैं जो कि 176 बनते हैं। जब 2013 एंड हो गया, एसओएफपी एसओसीआई बन रही है, तो क्या ये सारा का सारा 120 प्रीपेड है? एक साल तो बन गया ना एक्सपेंस, प्रीपेड कितना है अगले 2 साल का? अब वो जो अगले 2 साल का है, चूंकि एक साल से ज्यादा का प्रीपेड है, तो जो अगले साल के अंदर अंदर एक्सपेंस बन जाना है वो करंट एसेट्स में शो करेंगे, और जो उसके बाद वाले ईयर से रिलेटेड है वो नॉन करंट में। तो 176 करंट नॉन करंट में शो कर दिया। जब 2014 भी गुजर जाएगा, तो 2014 भी गुजर गया, 2014 का एक्सपेंस बन गया। अब 2014 की एसओएफपी में खड़े होके कितना प्री पेमेंट अभी बाकी है? बस सिर्फ 1 साल, और वो भी अगला 1 साल, तो वो करंट एसेट्स में आ जाएगा। जो करंट एसेट है उसमें 2013 का और 2014 का शो करेंगे ना ना ना, 2013 की जब एसओएफपी बन रही है तो 2 साल प्री पेमेंट्स है, 14 और 15। तो एज एट 31 दिसंबर 13 जो अगले 12 महीने की प्री पेमेंट है वो करंट एसेट्स, और जो उसके बाद की प्री पेमेंट है वो नॉन करंट एसेट। जब 31 दिसंबर 14 पे खड़े हैं तो जो अगले साल की प्री पेमेंट है वो करंट, और उसके बाद की कोई है ही नहीं, इसलिए कोई भी नॉन करंट नहीं। और 15 में वो भी एक्सपेंस बन गया, तो कोई एसेट नहीं। ये था जी सवाल जो होमवर्क दिया था। अगर किसी ने नहीं भी किया तो मैंने सारा तो डिस्कस कर ही लिया है। और एक आसान सा ज़बानी सवाल भी दिया था, तो वो ज़बानी देख ही लिया होगा। तो उसी तरह का एक सवाल मैंने कल क्लास में भी बना ही दिया था वैसे, और मेरे ख्याल में तो उसमें कोई मसला नहीं है। फिर भी अगर किसी ने किया है और कुछ पूछना है तो पूछे, अगर किया है तो। किया है पक्की बात, कोई मसला नहीं। हाँ भाई जवान, वो सबसे हाँ किया है, नहीं चलो शाबाश, आपने कोई मसला नहीं। ये मिटा दूं? अच्छा, अभी तक जितना पढ़ा ना, एक एसेट खरीदना, उसकी कॉस्ट, उसको डेप्रिशिएट करना, डेप्रिसिएशन के मुख्तलिफ मेथड्स, फिर डेप्रिसिएशन का एस्टीमेट चेंज हो जाना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिस्पोजल, एक्सचेंज, सारा कुछ पढ़ लिया। सिर्फ रह गए रिवैल्यूएशन। अब जो अभी तक पढ़ा था वो हम एक एसेट को सामने रखते हुए देख रहे थे, जबकि बिजनेस के पास एक प्लांट, एक गाड़ी, एक चेयर, एक एसी, ये एक एक चीज़ें ही होंगी, सारी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन अकाउंट पूरी क्लास का एक बन रहा होगा। अब अगर पूरी क्लास का एक अकाउंट है लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो ज़रूरी है सारे के सारे एसेट्स एक ही दिन खरीदे हों। यानी अगर फर्नीचर है तो सारे का सारा फर्नीचर एक ही दिन खरीदा था और सब एक साथ चल रहे हैं, और इस साल में कोई नया खरीदा ही नहीं, पुराना बेचा ही नहीं, तो एसेट्स खरीदे भी जा रहे होंगे, बेचे भी जा रहे होंगे। तो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन निकालनी हो और क्लास ऑफ एसेट्स के लिए निकालनी हो तो क्या खास काम करना पड़ेगा, अब ये सिखाने लगा। यानी हम लोग करने लगे हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट फॉर द ईयर फॉर क्लास ऑफ एसेट्स। यानी ये है अब काम जो एग्जामिनेबल चीज है। कोई एक आधा तुक्का सवाल आ सकता है एक एसेट का, जैसे ही अभी स्प्रिंग 2014
ये सवाल कौन सी अटेम्प्ट का? स्प्रिंग 16 ना, जैसे 2016 में आया था, तो ऐसा तुक्का चल सकता है कि एक एसेट का सवाल आ जाए, वरना ज्यादा नॉर्मल चीज ये है कि मल्टीपल एसेट्स के सवाल होते हैं। तो अगर क्लास ऑफ एसेट्स हो तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट करने में क्या नई साइंस है, ये सिखाने लगा हूं। अच्छा, मेथड वही है, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, वो सब वही है। सिर्फ इसको मैं अलग टॉपिक इसलिए बता रहा हूं कि कोई नया खरीदा होगा, कोई पुराना बेचा होगा, तो कितने महीने नया रहा, कितने महीने पुराना रहा, इसकी एहतियात करनी है। तो पहले सारा वही है जो पढ़ा हुआ है, तो डायरेक्टली मेथड से ही चलते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड की करता हूं पहले डिस्कशन। स्ट्रेट लाइन मेथड से देखते हैं। बाय डिफॉल्ट फुल ईयर बेसिस होता है कि मंथली बेसिस? मंथली बेसिस। अच्छा, ये इंट्रो में कैलकुलेशन की भी है कि अगर क्लास ऑफ एसेट्स हो, वैसे तो भूल भाल गए होंगे, लेकिन नहीं यार, वैसे इंट्रोडक्शन से दिया था कि सबको एक मेथड, पूरी क्लास को एक मेथड लगता है। अच्छा, अच्छा ये जरूरी नहीं है वैसे। नहीं, लेकिन ये नहीं किया कि एडिशन के ऊपर इतने महीने हैं, और ऐसा नहीं किया हुआ इंट्रो तो किया हुआ ना यार, यही तो कह रहा हूँ, ये किया हुआ है। अच्छा चलें ठीक है, नहीं किया हुआ कोई बात नहीं, पहले भी तो सारा ही बताया ना। अगर क्लास ऑफ एसेट्स हो स्ट्रेट लाइन मेथड, तो फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट करते हुए क्या खास ख्याल रखना है, ये मैं आपको भी एक फॉर्मेट टाइप चीज ना को 5-6 लाइनें लिख देता हूं, ये जगह छोड़ रहा हूं मैं, एक सवाल से सिखाता हूं। यहां पर 4-5 लाइनें लिखूंगा, एक फॉर्मेट टाइप लिख दूंगा, सवाल से सिखाता हूं। अच्छा, अगर आपने ये नहीं किया हुआ तो यानी टी अकाउंट भी नहीं बनाए पहले, प्लांट में एडिशन इधर। अच्छा, अच्छा चलें छोटे, इस पे आते हैं बाद में वापस। ये मैं आपको ना एहतियातन अकाउंट्स में क्या क्या आता है उसकी एक शक्ल याद हो जाए ना, तो एक ढांचा हो तो जरा सवाल सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। उस पे आता हूं बाद में वापस, ये आप फॉर्मेट बेशक डब्बे के अंदर लिख लेना। अगर एसेट अकाउंट बनता है कॉस्ट पे, तो एक एसेट का अकाउंट होगा और एक्यूमुलेटेड का अलग से अकाउंट होगा। जो अब तक पढ़ा, एक फॉर द ईयर प्लांट के अकाउंट में क्या क्या आ रहा होगा? सबसे पहले तो साल के शुरू में ब्रॉड डाउन आ रहा होगा, और चूंकि एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट है तो ये कॉस्ट होंगे। और अभी तक क्या क्या एसेट डेबिट क्रेडिट पड़ा, क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट? नया खरीद रहे होंगे या अपग्रेडेशन कर रहे होंगे तो डेबिट, इसको मैं कह देता हूं एडिशन। और अगर 4-5 हैं, फरवरी में भी है, मई में भी है, अगस्त में भी है, तो बार बार डेबिट हो रहा होगा। और एसेट क्रेडिट कब होता है? जब पुराना बेच रहे होते हैं, इसको मैं कह देता हूं डिस्पोजल। अच्छा, बेशक हम लोग
डिस्पोजल की कंपाउंड एंट्री किया करेंगे, लेकिन मैंने आपको चारों एंट्रीज भी बताई थी। जब एसेट बेच रहे होंगे तो एसेट कितने से क्रेडिट होगा? जितने का बेच रहे हैं, नहीं, उसकी कॉस्ट से। वो जो एंट्रीज थी उनमें बेशक आप देखें एसेट कितने से क्रेडिट किया था, उसकी कॉस्ट से क्रेडिट किया था, तो यहां पर उसकी कॉस्ट आएगी। तो साल के दौरान या तो नए खरीदे होंगे या बेचे होंगे बस, और अगर एक्सचेंज भी है तो जो नया आया होगा वो ये है, और जो पुराना बेचा होगा वो ये है, और साल के एंड पे इसका सीडी आ जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक बीडी बैलेंस होगा, और साल के दौरान एक्यूमुलेटेड कब डेबिट क्रेडिट होगी? जब साल के एंड पे डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी तो डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इस साइड पे आया करेगा। और अगर एसेट बेचा होगा तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हुई होगी, तो डेबिट हुई होगी तो इस साइड पे शो होगा, और साल के एंड पे सीडी। तो आपको क्वेश्चंस में ना अगर एसेट का अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट फॉर द ईयर बनाना पड़े तो नॉर्मली ये चीजें उसके अंदर हुआ करती हैं। एक फॉर्मेट बना दिया, एक पिक्चर जहन में होगी ना, तो फिर आपको सॉल्यूशन करने में हेल्प होगी। और पहले मैं बना चुका था, लेकिन कंप्लीटनेस के लिए यहां दोबारा बना देता हूं। इसमें क्या क्या डेबिट क्रेडिट साइड पे, जो एसेट बिका उसकी कॉस्ट इस साइड पे, एक्यूमुलेटेड डेप्शन इस साइड पे, जितने का बेचा वो भी इस साइड पे, और फिर इसको बैलेंस करेंगे। अगर बैलेंसिंग फिगर यहां आई तो प्रॉफिट है, और अगर इस साइड पे आई तो लॉस है। तो अगर क्वेश्चन में हमें ये अकाउंट्स बनाने पड़ जाएं तो मैंने एक फॉर्मेट बता दिया आपको, ये पिक्चर दिमाग में बनी होगी तो हेल्प होगी। ये है अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट में मेंटेन हो रहा है तो। अच्छा, सब लोग चूंकि एक वक्त होश में नहीं होते, दोबारा बता देता हूं। ये मैंने इसका नहीं आंसर बताया कि शायद मैं कोई स्ट्रेट लाइन मेथड मंथली बेसिस बता रहा हूं। मैंने ये चीज शुरू की थी, लेकिन मुझे लगा कि तो आपने इंट्रो में ये चीज बिल्कुल ही नहीं पढ़ी हुई, तो मैंने इसको ब्रेक लगा के ये जो अब तक पढ़ा उसके फॉर्मेट्स दिखाए हैं, फिर इस पे मैं वापस आता हूं। नोटेड। और अगर एसेट अकाउंट बनता हो नेट बुक वैल्यू पे, तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट नहीं बनता होगा। और जब ये बन ही रहा है नेट बुक वैल्यू पे, तो बीडी नेट बुक वैल्यू आ रही होगी इन एसेट्स की। और जो एसेट बिकेगा वो भी नेट बुक वैल्यू से क्रेडिट हो रहा होगा। और डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या हो रही होगी? डेप्रिसिएशन डेबिट, ये एसेट ही क्रेडिट, नहीं एक्यूमुलेटेड नहीं होगा, अब एसेट ही क्रेडिट। और डिस्पोजल अकाउंट में नेट बुक वैल्यू आ रही होगी और एक्यूमुलेटेड डेप्शन नहीं आ रही होगी।
तो अगर अकाउंट फॉर द ईयर बनाने पड़े तो वो ये हैं। नोटेड। चलें, ये फॉर्मेट्स बेशक डब्बे में बना लेते, डब्बा बंद कर दें। अब ये टॉपिक पे वापस आते हैं। एक मिसाल से सिखाता हूं और फिर ना वहां फॉर्मेट टिक दूंगा। फर्स्ट जनवरी 22 प्लांट के अकाउंट में बीडी बैलेंस आ रहा था 2 मिलियन। फिर 1 मई 2022 को नया प्लांट खरीदा 480,000 का। 31 मार्च 22 को एक पुराना प्लांट बेच दिया था जिसकी कॉस्ट थी 3 लाख। तो 31 दिसंबर 22 सीडी बैलेंस कितना आ रहा होगा? जी 2180 2180। इसी प्लांट की एक्यूमुलेटेड एक्शन का अकाउंट 1 जनवरी 22 को बीडी बैलेंस आ रहा था 640,000। डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल,
ये सवाल है और हमसे मिल मिला के रिक्वायर्ड है एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट पूरा कर दें। इस सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट पूरा कर दें। ये नोट कर ले, फिर मैं सॉल्व करता हूँ उसको। सॉल्व करते करते समझाता हूँ। हाँ जी, सवाल नोटेड। अच्छा जी। अब यहां पर क्या फिगर आनी चाहिए? इस दिन ये एसेट बिका, ये खरीदा कब था? 1 जुलाई 19 को। तो यहां पर क्या फिगर आनी चाहिए? इसकी एक्यूमुलेटेड डिडक्शन कब की? कब की? जिस दिन बिका। करें कैलकुलेट, ये फिगर करिए कैलकुलेट, ये कितनी आएगी? देखें, जो एसेट बिका है ना, ये वाला, इसके बारे में कहा है कि ये 1 जुलाई 19 को खरीदा था। तो अब गिन के देख लें कितना अरसा गुजर गया। तो उतने अरसे की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि जब एसेट बेचते हैं तो यहां पर क्या फिगर आएगी? जो डिस्पोजल डेट तक की उसकी बुक वैल्यू थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी। तो करिए ये फिगर कैलकुलेट। जो एसेट बिका उसकी कॉस्ट किधर है? कॉस्ट नहीं बताई मैंने, ये है ना भाई, ये 3 लाख। अकाउंटिंग नहीं बताया मैंने, ये नजर आ रहा है ना भाई।
ये BDCD से पता चल रहा है ना, 1 जनवरी 31 दिसंबर, तो जनवरी से दिसंबर अकाउंटिंग ईयर है। $165,000। $3 लाख इसकी कॉस्ट थी, और ये क्या बना, 1 साल की डेप्रिसिएशन। मंथली बेसिस है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मंथली बेसिस होता है। एक्यूमुलेटेड डिडक्शन डायरेक्टली छलांग लगानी है, किससे मल्टीप्लाई करूं, जितना अर्सा गुजर चुका। तो 2019 आधा, 20 पूरा, 21 पूरा, तो 20 और 21 के 12 12 24, और ये 6 30 महीने, और 3 महीने 2022 के। ये मैंने पहले कराया हुआ है शॉर्टकट्स वगैरह में। 33 मंथ्स गुजार के ये गया है। 2019 के 6 महीने, 20 पूरा, 21 पूरा, और 22 में 3 महीने, तो ये बन जाएगा 165। ये किसी से नहीं कैलकुलेट हुआ तो बेटे पूछे, नहीं समझ आ रही तो फिर बाकी भी नहीं आया होगा। है कुछ भी नहीं समझ आ रहा। जब एसेट बेचा है, आप मुझे बड़े दिन बाद नजर आ रहे हो, क्या बीच में छुट्टियां की? हाँ नहीं यार, कल आए थे तो डेली आ रहे वाली तो बात खत्म होगी ना फिर। जब एसेट बेचा उस वक्त उसकी कितनी, ये जो मैंने यहाँ पर डिस्पोजल क्रेडिट इधर लिखा है, ये इधर लिखा है, मैंने जो आपको डिस्पोजल की डबल एंट्रीज पढ़ाई थी उन्हीं को मैंने सिर्फ टी अकाउंट में पोस्ट करके दिखाया है। जब एसेट बेचते हैं तो एसेट क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट होगा तो इसके अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ही आएगा ना। एक्यूमुलेटेड डिडक्शन डेबिट होती है, तो डेबिट होती है तो इधर डेबिट साइड पे ही आएगी। किस अमाउंट से, जो उस डिस्पोजल डेट तक इसकी एक्यूमुलेटेड डिडक्शन थी, उसको निकालने का तरीका देख लें कितना अरसा गुजरा है उसको अभी तक। तो 2019 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 22 को बिका है, तो टोटल 33 महीने ये रहा। 1 साल की डेप्रिसिएशन, 1 महीने की डेप्रिसिएशन, 33 महीने की डेप्रिसिएशन, 165। अच्छा, अब जब 2022 की डेप्रिसिएशन निकालनी है ना फॉर द ईयर, क्योंकि यहां पर हमने फॉर द ईयर डिडक्शन निकालनी है किसी एक एसेट की, है नहीं सारे, इसमें जो हैं उन सब की डिडक्शन निकालनी है। जो 2 मिलियन साल के शुरू में थे, इनमें से ये 3 लाख ये इन्हीं में से हैं या कोई और ही है? ये इन्हीं में से है ना। तो इस ये जो बीडी थे, इनमें से 3 लाख वो हैं जो 3 महीने इस्तेमाल होके बिक गए। तो बाकी कौन से? दिस माइनस दिस। तो वो जो बाकी हैं वो इस साल कितने महीने रहे? पूरा साल रहे, क्योंकि साल के शुरू में थे, इनमें से इतने बिक गए तो बाकी पूरा साल रहे। और जो नए खरीदे वो तो हैं ही इनके अलावा। तो पूरी क्लास की डेप्रिसिएशन, अगर पूरी क्लास का सवाल हो और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालनी हो, तो उसका तरीका यह है कि आप इन एसेट्स की अलग अलग आइडेंटिफिकेशन कर लें। जो साल के शुरू में मौजूद थे उनमें से जो बिक गए उसके अलावा ये पूरा साल रहे, ये 3 महीने रहे, ये 8 महीने रहे। तो जो अमाउंट जितना जितना अरसा रही उतने पे डेप्रिसिएशन। इस 17 लाख की कितने अरसे की डेप्रिसिएशन? इस 17 लाख पे कितने अरसे की डेप्रिसिएशन? पूरे साल की। इस पे कितने अरसे की डेप्रिसिएशन? 3 महीने के। इस पे कितने अरसे की डेप्रिसिएशन? 8 महीने की। तो इन सब का टोटल करेंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा। और आप सवाल में इस तरह करके प्रेजेंट करें, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप ये मैं वर्किंग 1,
आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। और आप ऐसे भी कर सकते हैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, रिमेनिंग ओपनिंग पे पूरा साल, रिमेनिंग ओपनिंग यानी 2 मिलियन में से जो बिका वो माइनस कर दें, इस पे पूरा साल कितना बनाइए 340। जो नया खरीदा उस पे जितने महीने बने 480, 20%, 8/12, और जो बिका उस पे जितने महीने बने 15,000। तो इस पूरी क्लास पे टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर बन गया 41। ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालने का तरीका कि ओपनिंग बैलेंस में से डिस्पोजल हटा के बाकी वो हैं जो पूरा साल रहे, और एडिशन डिस्पोजल जितने जितने महीने इस्तेमाल हुए। और अगर एक से ज़्यादा तरह की एडिशन होती तो एक और लाइन आ जाती, एक से ज़्यादा तरह की डिस्पोजल होती तो एक और लाइन आ जाती। तो रिमेनिंग ओपनिंग पे पूरा साल, और जो इस साल में एडिशन और डिस्पोजल हैं वो जितने जितने महीने इस्तेमाल हुए, ये टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है। और इसी चीज़ को अगर मैं ये जो फॉर्मेट कह रहा था लिख देता हूँ, तो यही बात मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कि डेप्शन फॉर द ईयर निकालनी है अगर, तो रिमेनिंग ओपनिंग पे पूरा साल, और रिमेनिंग ओपनिंग से मुराद ये है कि जो बीडी था उसमें से जो बिका उसकी कॉस्ट निकाल दें, इस पे पूरा साल, और जो एडिशन और डिस्पोजल वाले एसेट्स हैं उस पे जितने महीने इस्तेमाल हुआ। तो स्ट्रेट लाइन मेथड हो और मंथली बेसिस हो, तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालने का तरीका रिमेनिंग ओपनिंग पे पूरा साल और एडिशन डिस्पोजल जितने जितने महीने इस्तेमाल हुए। $894,000 जी। यानी एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा होगा, और वो ये कहेगा नहीं, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होता है, बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटेड डेप्शन बन रही होती है। हाँ जी, या वैसे हालात से पता चल जाएगा, वो प्रैक्टिस में आएंगे आगे तो पता चलेगा। 419 ओके। चलें सवाल लिखें, अब आप कर दें कैलकुलेट। सवाल लिखें।
इक्विपमेंट अकाउंट बैलेंस, सवाल लिख रहा हूँ। इक्विपमेंट अकाउंट बैलेंस एज एट 1 जनवरी 22, इक्विपमेंट अकाउंट बैलेंस एज एट 1 जनवरी 22 3 मिलियन, 3 मिलियन। और ये ब्रैकेट में लिख लें, साथ चलें, ये कॉस्ट है, यानी एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बनता है। all these assets were purchased on 1st January 20 at the time of start of business। 1 जनवरी 20 को बिजनेस शुरू किया था, तो ये सारे के सारे उसी दिन खरीदे थे। There were no additions or disposal during 2020 एंड 2021। ये सारे के सारे 1 जनवरी 20 को खरीदे थे, फिर 20 और 21 में कोई मजीद एडिशन डिस्पोजल नहीं हुई। ऑन 30th अप्रैल 2022 an equipment costing $330,000 was sold for $175,000 on 1st July 2022 a new equipment was purchased for $420,000 4,20,000। Depreciation is charged at 20% on cost। 20% on cost। आपसे रिक्वायर्ड है अभी इक्विपमेंट का अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट। इक्विपमेंट का अकाउंट भी बना दें, एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट भी बना दें फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 22। इक्विपमेंट का अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 22। हाँ जी, अगर सवाल में डेट्स हैं तो आप टी अकाउंट बनाते हुए डेट्स लिखेंगे।
बन गया। ऐसे डन।
हाँ जी, डन। इक्विपमेंट का बीडी, इक्विपमेंट का बीडी 3 मिलियन। खरीदा बेचा कब? अप्रैल में डिस्पोजल 30 अप्रैल को डिस्पोजल है। कितनी कॉस्ट इसकी? 330। एडिशन 1 जुलाई 22 को एडिशन है, 420,000। तो सीडी बन गया 309,000। ये तो सही होगा। एक्यूमुलेटेड का बीडी मैंने नहीं बताया, तो 0 अज्यूम कर लें। पिछले साल तक जो सीडी था वो अब बीडी होगा। तो ये जो 3 मिलियन कॉस्ट वाले एसेट्स हैं यही 2 साल से चल रहे हैं। तो पिछले साल तक इन्हीं पे 2 साल गुजर चुके हुए थे, तो इनकी एक्यूमुलेटेड रेप्शन कितनी आ रही होगी? 2 साल की रेप्शन आ रही होगी, वही इसका बीडी बैलेंस होगा। देखें 1 जनवरी 22 का जो बीडी है वो 31 दिसंबर 21 का सीडी है। तो ये जो 3 मिलियन के एसेट्स थे 20 और 21 2 साल ये डेप्रिशिएट होते रहे, तो उनका जो सीडी बना हुआ था वही इस दफा बीडी है। तो वो 2 साल की रेप्शन थी, तो ये 2 साल की रेप्शन कैलकुलेट हो गई। ये बीडी बैलेंस आ गया 12 लाख। जो एसेट बिका, ये तो मैंने बताया नहीं कब खरीदा था। ये प्रोनो के साथ ही खरीदा था। तो जब ये खरीदा था 1 जनवरी 20, तो 20-21 पूरा और 22 के 4 महीने, तो 28 महीने हो गए। तो 3,30,000 वाला 154। और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, जो साल के शुरू में 3 मिलियन कॉस्ट वाले एसेट थे उनमें से 330 वाला छोड़ के बाकी पूरा साल इस्तेमाल हुए, 534। जो नया खरीदा 420, ये 6 महीने इस्तेमाल हुआ। और ये जो बेचा ये इस साल में 4 महीने इस्तेमाल हुआ, 22,000, 598,000। ये भी सही है? नहीं, मैंने तो सही किया है, आप लोगों को भी सही है। जिनका नहीं सही है वो देखें बेटे इसमें कहाँ क्या गलतियां कर रहे हैं। पूछिए क्या नहीं समझ आया। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बन गई 598। अच्छा, इसमें एक चीज नॉलेज के लिए बता रहा हूं, देखें अगर समझ आए तो। जो एसेट बिका उसकी कॉस्ट कितनी थी? इसमें वो शामिल था ना, तो क्रेडिट करके खत्म कर दिया, बुक्स में से निकाल दिया। जो एसेट बिका उसकी 2 साल की डेप्शन इधर शामिल है, 4 महीने की इधर शामिल है। 2 साल इधर है, 4 महीने इधर है, वो सब मिला के यहां से निकाल दी। देखें जो एसेट बिका उसकी 2 साल की डेप्शन इधर शामिल है, क्रेडिट साइड पे पड़ी हुई है, और 4 महीने की इसके अंदर भी शामिल है। तो अब ये 2 साल 4 महीने की इसकी डेप्शन जो जहां जमा हो चुकी हुई है वो डेबिट करके खत्म कर दी। तो एसेट को भी बुक्स में से निकाल दिया, उसकी एक्यूमुलेटेड को भी बुक्स में से निकाल दिया। तो सीडी बन गया 164400।
और आसान सी बात है, अगर फुल ईयर हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इधर ही बताएं क्या फ़र्क पड़ जाएगा। चाहे ऐसे याद रख लें, ऐसे कैसे, डिस्पोजल छोड़ के बाकी पे पूरा साल, एडिशन पे पूरा साल, और डिस्पोजल पे कुछ। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर फुल ईयर हो तो डिस्पोजल के अलावा बाकी ओपनिंग पे पूरा साल, एडिशन पे पूरा साल, डिस्पोजल पे कुछ भी नहीं। चले कल मैं इंशाल्लाह रिड्यूसिंग बैलेंस कराता हूँ। इसमें बताइए कुछ पूछना है तो। ठीक है, अल्लाह हाफिज।